हेलो एंड वेलकम टू द कंसेप्ट ज्योमेट्री। तो मैं आज क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक का कूलम्ब्स लॉ लेक्चर आपके सामने लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और कूलम्ब्स लॉ को पढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स तो कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है? तो कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से क्या बोलते हैं कि यहाँ पे मान के चलो एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव नहीं मान के चलो यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे मान के चलो एक चार्ज क्या है Q1, और इससे कुछ दूर में एक और चार्ज है मान के चलो कितना है Q2, इनके बीच के जो डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं कितना मानते हैं। अब मान के चलो ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं रिपेल, तो ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। तो फोर्स किसमें लगाएगा? तो ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, तो फोर्स लग रहा है 2 पे, किसके कारण 1 के कारण। इसमें मैं बोलूंगा फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज Q1। अब ये चार्ज भी इसको रिपेल कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, यदि दोनों लाइक चार्जेस हैं, या दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। कितना फोर्स लगाएगा बताओ? तो फोर्स कौन लगा रहे हैं? Q2 किसके लगा रहे हैं? Q1 पे, तो 1 पे फोर्स लग रहा है ड्यू टू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हो जाएगा फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज Q1। और इसको क्या बोलेंगे? फोर्स ऑन चार्ज Q1, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। ठीक, ओके। उल्टा भी हो सकता है, मान के चलो यहां मैं चार्ज लेता हूं दोनों चार्ज Q1 और Q2, और मान के चलो यहां पे Q1 और Q2 का प्रोडक्ट, Q1 और Q2 प्रोडक्ट 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है मतलब लाइक चार्ज। भाई बात बताओ, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव क्या होगा? 0 से बड़ा पॉजिटिव ही है। मान के चलो ये नेगेटिव चार्ज है और ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव क्या है? पॉजिटिव। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। इसका मतलब ये दोनों क्या है? लाइक चार्ज। लाइक चार्ज में क्या करेंगे बताओ? ये लोग रिपेल करेंगे, ऐसा रिपेल करेंगे। अब मान के चलो यहाँ पे जो बनाया है आगे इसमें है, तो यहाँ पे एक चार्ज पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। इसका मतलब Q1 और Q2 चार्ज का प्रोडक्ट मान के चलो क्या है? 0 से छोटा। किससे छोटा है? 0 से छोटा। 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब ये अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस। तो अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं बताओ? अट्रैक्ट। तो सीधी सी बात है, ये Q1 ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो Q1 क्या करेगा बताओ? Q2 को अपने साइड अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स कितना लगेगा? 2 1। तो बोल सकते हो यहाँ पे फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 टुवर्ड्स Q1। ठीक, और यहाँ पे ये जो चार्ज है Q2 जो है Q1 को अपने साइड अट्रैक्ट करेगा इस तरह से। इसमें बोलूंगा फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। ओके, ठीक है सर। तो देखो, जब लाइक चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस हैं अपोजिट चार्ज, तो ये क्या करेंगे बताओ? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है सर। अब कूलम्ब्स लॉ को क्या बोलता है? कूलम्ब्स लॉ बोलता है कि भाई ये दो चार्ज जो है एक दूसरे को जो अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है, रिपेल कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है, वो फोर्स कितना होगा उसके बारे में हमको ये कूलम्ब्स लॉ बताता है। तो ये लॉ हमको ये बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या बोलता है कि ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है इनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, Q1 और Q2 के प्रोडक्ट। एंड यही जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर। मतलब हमको कूलम्ब्स लॉ स्टेट करता है, क्या बोलता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस is directly proportional to product of magnitude of two charges and inversely proportional to square of separation between two charges, and that force is act along the line joining of two charges। मतलब ये बोलता है कि भाई यहाँ पे दो चार्ज है, वो क्या है बताओ? पॉइंट चार्ज। क्या है? पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज किसको बोलते हैं? तो याद रखना, कोई भी चार्ज पॉइंट चार्ज कब कहलाएगा? जब वो डिस्टेंस के कंपेयर में बहुत छोटा हो, डिस्टेंस के कंपेयर में बहुत छोटा होगा। अब जैसे कि आप मेरे को देख रहे हो, मैं इतना बड़ा दिख रहा हूं, लेकिन आप मेरे को बहुत दूर से जाकर देखोगे तो मैं बहुत छोटा दिखूंगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि आप मेरे को पास से देखेंगे तो मैं बहुत बड़ा दिखूंगा, मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं हूं। और आप मेरे को मान के चलो बहुत दूर से देखो, बहुत दूर से, तो मैं बहुत छोटा दिखता हूँ।
क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है मेरे साइज के कंपेयर में, तो मैं पॉइंट ऑब्जर्व करूंगा। और मैं ही मेरे को ही पास में देख रहे हो तो मैं छोटा नहीं, मैं बड़ा दिख रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं हूँ, क्योंकि डिस्टेंस कम है। वैसे यहाँ पे पॉइंट चार्ज किसको बोलेंगे? यदि कोई चार्ज का वैल्यू डिस्टेंस के कंपेयर में बहुत कम है, मतलब मान चलो डिस्टेंस 100 मीटर है और चार्ज कितना है 1 माइक्रो कूलम, अब समझ लो आप, बहुत कम है ये पॉइंट चार्ज। अब 100 मीटर भी बहुत ज्यादा हो गया, 1 मीटर भी रहता, डिस्टेंस 1 मीटर है लेकिन चार्ज 1 माइक्रो कूलम है, फिर भी यहाँ पे 1 मीटर बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है और 1 माइक्रो कूलम कम चार्ज होता है। क्लियर बात? तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज बनाया जाता है। पॉइंट चार्ज किसको बोलते हैं? पॉइंट चार्ज उसको बोलते हैं, वो चार्ज को बोलते हैं जिसका वैल्यू डिस्टेंस के कंपेयर में बहुत कम है। बस आपको समझ आ जाए। यहाँ पे जो दो चार्जेस हैं, वो दोनों चार्ज क्या है बताओ? पॉइंट चार्ज। क्या है? पॉइंट चार्ज। और ये दोनों चार्ज किसमें है? रेस्ट में। किसमें है? रेस्ट में। क्लियर है? या एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में। ये और ये चार्ज एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में। तब इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ रिपल्सन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is directly proportional to product of magnitude of these charges and inversely proportional to square of separation between them, and this force act along the line joining of two charges। देखो ये दोनों चार्ज को मिलाने वाला लाइन ये है, उसी में कर रहा है ये फोर्स, उसी में कर रहा है फोर्स। ऐसे नहीं लग रहा है, ऐसे नहीं लग रहा है फोर्स, ऐसे करते हैं लाइन जॉइन ऐसा है और ऐसा फोर्स होता है, ऐसा नहीं लग रहा है। लाइन जॉइनिंग जो है दो चार्ज का, उसी के डायरेक्शन में लग रहा है आपका फोर्स। यहाँ भी देखो इसी डायरेक्शन, दोनों चार्ज को मिलाने वाला लाइन है। तो इसके स्टेटमेंट में लिखूंगा क्या? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ या कूलम्स लॉ स्टेट दैट, कूलम्स लॉ स्टेट दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन between two static point बोलना जरूरी है ना, static point charges is directly proportional to product of magnitude of two charges, and inversely proportional to square of separation between या square of distance between two charges, square of distance between two charges, point charges, and act along line joining of two charges, line joining of two charges। तो आप कैसे बोलेंगे? तो आप इसको देख के याद करेंगे तो भूल जाएंगे। आप इसको देख के बोलिए क्या बताइए? फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस। इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन between two static point charges is directly proportional to product of magnitude of two charges and inversely proportional to square of distance between two charges, and this force act along the line joining of two charges। यदि मैं दोनों को कंबाइन लिखूं, यहाँ पे आएगा F is directly proportional to Q1 into Q2 upon R आएगा। अगर प्रोपोर्शनैलिटी से मैं हटाऊं तो आप जानते हैं यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है K, Q1 Q2 by R। तो एक SI सिस्टम में, SI सिस्टम में ये K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। हाँ बताओ, फ्री स्पेस मतलब एयर या वैक्यूम मीडियम में। अब भाई मान के चलो मीडियम क्या है? आपका वाटर हो गया, ग्लास हो गया, अलग अलग मीडियम से। वैसे ही एक मीडियम एयर है या वैक्यूम को मीडियम बोलते हैं। एयर या वैक्यूम को मैं बोलता हूँ फ्री स्पेस, खाली जगह, इसमें कुछ नहीं। जैसे पानी में खाली जगह है क्या? नहीं, पानी में पानी। वैसे ही एयर को खाली जगह बोलते हैं क्योंकि गैस मॉलिक्यूल दूर दूर होती है, तो खाली स्पेस होगा।
तो एयर या वैक्यूम में ये k का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ बच्चों मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज किया हूँ, उसको मैं बोला हूँ क्या एप्सिलॉन, उसको बोला हूँ एप्सिलॉन नॉट। इसका नाम जो है बच्चों इसको बोलते हैं फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी का इसका नाम बोलते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का मतलब क्या होता है सर, ये समझिए। तो एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी जो होता है अलग अलग मीडियम का अलग अलग होता है। जैसे कि एप्सिलॉन नॉट जो है ये एयर या वैक्यूम है, एयर या वैक्यूम का एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है लगभग इसका वैल्यू आता है जो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो आता है 8.85 into 10 raised to the power minus 12 बन जाएगा। और इसका SI में टर्म निकालेंगे तो आ जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू होता है किसका, एयर या वैक्यूम का। और आपको पता है पूरे 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 यूनिवर्स में जो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होगा सबसे कम वो यही है। और अलग अलग मीडियम का अलग अलग होता है। जैसे एयर या वैक्यूम का इतना है तो आप जाओगे तो वाटर का अलग हो जाएगा, है ना, आप देखोगे ग्लास का अलग हो जाएगा। अलग अलग मीडियम का अलग अलग यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है ना, एप्सिलॉन का वैल्यू होगा, एप्सिलॉन का वैल्यू होगा, मतलब इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का वैल्यू होगा। अब ठीक है सर, समझ में आपको आ गया अलग अलग मीडियम का इसका वैल्यू अलग अलग होगा। लेकिन हमको ये समझ में आना कि इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का मतलब क्या है। तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का मतलब ये होता है बच्चों कि किसी मीडियम पे दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो कितना ज्यादा होगा या कितना कम होगा, इस चीज का डिसाइड करता है आपका मीडियम का परमिटिविटी। यदि किसी मीडियम का परमिटिविटी ज्यादा है तो उस मीडियम में दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा। और यदि किसी मीडियम का इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ज्यादा है तो उस मीडियम में दो चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो ज्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कम तो दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स ज्यादा, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ज्यादा मीडियम का तो दो चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो कम हो जाएगा। इतना बस आपको क्लियर करना है। मतलब मीडियम का परमिटिविटी ये डिसाइड करता है कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा या कम होगा या कितना लगेगा, वो डिसाइड करेगा। इसका मतलब आपको समझना है, क्या बोला मैं अभी, कि इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एयर या वैक्यूम का सबसे कम होता है। इसका मतलब क्या है, किसी दो पॉइंट चार्ज के बीच में या किसी दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो सबसे ज्यादा कहां होगा, एयर या वैक्यूम में। क्योंकि जहां का परमिटिविटी सबसे कम होगा वहां पे दो चार्ज के बीच में फोर्स सबसे ज्यादा होगा। तो परमिटिविटी सबसे कम किसका है, एयर या वैक्यूम का। तो वहां पे दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, सबसे ज्यादा। क्या होगा, सबसे ज्यादा। क्लियर बात। तो परमिटिविटी का मतलब आप ये समझना, मीडियम परमिट करता है दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स होगा। ज्यादा है परमिटिविटी तो वो परमिट कम करेगा, हम परमिट नहीं देंगे भाई, आप ज्यादा फोर्स नहीं लगा सकते। ठीक है, और यदि परमिटिविटी कम है तो बोलेगा भाई आपको परमिशन है यहाँ पे, आप बिल्कुल जितना चाहे फोर्स लगा सकते हैं। ऐसा समझ, ठीक है, ये परमिटिविटी हो गया। अब यही पे एंड ये जो k का वैल्यू है कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इन सब का वैल्यू रखें, 4 का, पाई का, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू को रख के सॉल्व करें। इसका वैल्यू लगभग 9 × 10 का पावर 9 आता है। इसका यूनिट जस्ट उल्टा हो जाएगा, न्यूटन मीटर इसके ऊपर रहेगा और नीचे में आ जाएगा कूलम स्क्वायर। क्या आ जाएगा, कूलम स्क्वायर। मैं रख बेटा, ठीक है भैया, याद किया, अब बताओ ना। ये जो फोर्स का फॉर्मूला है बच्चा, ये जो फोर्स का फॉर्मूला है k का वैल्यू मैं ये रखूंगा। तो फोर्स कहां पे है बताओ, एयर या वैक्यूम। इसमें लगा बताओ ये फोर्स कौन सा है, एयर या वैक्यूम, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट है और एप्सिलॉन नॉट एयर और वैक्यूम का होता है। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा q1, ये हो जाएगा q2 अपॉन डिस्टेंस कितना है r का। ओके, ठीक है, इतना हो। तो ये होता है आपका कूलम्स लॉ से आया गया फॉर्मूला, उसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड है फोर्स का। इसका डायरेक्शन बताने के लिए इसका वेक्टर फॉर्म देखना पड़ेगा, थोड़ी देर बताने वाला वेक्टर फॉर्म। पहले आप ये समझ लीजिए कि भाई एयर में कितना फोर्स लगेगा, एयर में दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा, तो आप पहले नहीं बता सकते, लेकिन कूलम्स लॉ जानने के बाद तुरंत बता देंगे कि भाई एयर या वैक्यूम में दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r²। दैट्स इट, बस। ठीक है, समझ गए।
अब यहाँ पे कुछ कुछ बातें भी आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कि भाई कूलम्ब्स लॉ कहाँ वैलिड है, लिमिटेशन मतलब कहाँ वैलिड है कहाँ वैलिड नहीं है, ये आपको बताओ। तो सबसे पहला लिमिटेशन आपको पता है, मैं बताया हूँ। क्या आप बोलो बताओ, यहाँ पे दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन जो होता है, इसके बीच में स्टैटिक पॉइंट चार्ज है। यहाँ पे दो पॉइंट मिल गया, स्टैटिक और पॉइंट चार्ज। मतलब कि यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ वैलिड होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है दो चार्ज को पॉइंट चार्ज होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? पॉइंट चार्ज। और साथ ही साथ उनको क्या रहना पड़ेगा? रिलेटिवली स्टैटिक होना पड़ेगा। रिलेटिवली क्या करना पड़ेगा? स्टैटिक होना पड़ेगा। मतलब कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ वैलिड फॉर कूलम्ब्स लॉ वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस। दूसरा बात यह है कि कूलम्ब्स लॉ जो होता है, कूलम्ब्स लॉ वैलिड होता है फॉर स्टैटिक रिलेटिवली स्टैटिक चार्ज। अब देखो वर्ड में लाया रिलेटिवली, इसका मतलब क्या होता है? देखो अच्छा, रेस्ट मतलब हम समझते हैं अपन, रेस्ट का मतलब हम समझते हैं कि एक पॉइंट चार्ज दूसरा पॉइंट चार्ज रेस्ट में। मोशन का मतलब समझते हैं ये वाला पॉइंट चार्ज है, ये वाला पॉइंट चार्ज है, मूव कर रहे हैं, या फिर दोनों मूव कर रहे हैं, या दोनों मूव कर रहे हैं। समझ रहे बात? मूव कर रहे हैं, ये मोशन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? रेस्ट हो गया, मूव नहीं कर रहे दो चार्ज, ये दोनों चार्ज रेस्ट। लेकिन यहाँ पे रिलेटिवली स्टैटिक चार्ज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, देखो ध्यान से, रिलेटिव स्टैटिक मतलब ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में, ठीक है। अब मान चलो ये चार्ज 10 की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, ये चार्ज भी 10 की स्पीड में आगे बढ़ रहा है, तो देखो दोनों एक साथ ऐसे बढ़ रहे हैं, ऐसे बढ़ रहे हैं, एक साथ आगे जा रहे हैं या एक साथ पीछे जा रहे हैं। तो दोनों का स्पीड एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है बताओ? जीरो। नहीं समझ में आया सर? दो चीज रेस्ट में कब कहलाता है बताओ? दो चीज रेस्ट में कब कहलाता है? जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है। अब समझ पा रहे? ये दो चार्ज है, ये 10 की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, ये भी आगे बढ़ रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस 5 मीटर है। देखो अभी 5 मीटर है, अभी 5 मीटर है, तो क्या है? ये दो चार्ज जो है 10 की स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं या तो पीछे बढ़ रहे हैं, मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है? जीरो, स्पीड जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है? सेम है, अभी भी सेम है, अभी भी सेम है, अभी भी सेम है। तो रिलेटिवली रेस्ट में कब कहलाता है ऑब्जेक्ट बताओ? जब उन दोनों का स्पीड सेम है, मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्पीड कितना हो? जीरो। नहीं समझ में आया? एक और एग्जांपल देता हूं। देखो कार चलते रहता है, कार 40 की स्पीड में है, कार में 5 सीटर होता है, उससे ज्यादा भी होता है। अब मान चलो कार में 2 लोग बैठे हैं, आप लोग 2 लोग बैठे हो, कार चल रहा है, कितना स्पीड में? 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड में चल रहा है। अब 2 लोग बैठे हो, आप एक दूसरे को देखोगे तो रेस्ट में लगोगे कि नहीं लगोगे? कि भैया बाजू वाला बैठा है अभी, उसके रिस्पेक्ट में तुम भी बैठे, लेकिन वो जमीन में आदमी बैठा है, वो देखेगा कार में आपको, दोनों को तो आगे बढ़, मतलब जमीन वाला आदमी में आप दोनों मोशन में, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो? रेस्ट में। क्यों? क्योंकि दोनों का स्पीड कार के स्पीड के बराबर है। वही बात बोलो, दो चार्ज सेम स्पीड में मूव करता है, सेम डायरेक्शन में, तब वो रिलेटिवली रेस्ट में होता है। तो मतलब यहाँ पे चार्ज, ये वाला चार्ज यहाँ पे, ये वाला चार्ज यहाँ पे, ये Q1, ये Q2, ये चार्ज इधर मूव कर रहा है और ये रेस्ट में है। यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ नहीं लगेगा, यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ नहीं लगेगा। मान चलो ये रेस्ट में और ये चार्ज इधर मूव कर रहा है, अभी भी कूलम्ब्स लॉ नहीं लगेगा। मान के चलो ये चार्ज इधर मूव कर रहा है, ये चार्ज इधर मूव कर रहा है, ये चार्ज इधर, ये चार्ज इधर, अभी भी कूलम्ब्स लॉ नहीं लगेगा। मान के चलो ये चार्ज इधर और ये चार्ज इधर मूव कर रहा है, अभी भी कूलम्ब्स लॉ नहीं लगेगा। अब मान के चलो ये चार्ज इधर मूव कर रहा है 10 की स्पीड में और ये चार्ज भी इधर मूव कर रहा है 10 की स्पीड में, कूलम्ब्स लॉ लग जाएगा। मोशन में उसका बहुत लगेगा क्योंकि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नहीं होता है। मान के चलो ये 10 की स्पीड में इधर चल रहा है, ये भी 10 की स्पीड में इधर चल रहा है, 10 सेकंड से। इन दोनों का स्पीड और डायरेक्शन सेम है, अभी भी ये दोनों चार्ज एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट कर रहा है। हमारे रिस्पेक्ट में भले ही मूव कर रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट नहीं, क्योंकि इनकी डिस्टेंस सेम रहेगा। तो अब समझ में आया रिलेटिवली स्टैटिक चार्ज का मतलब? कि रिलेटिवली स्टैटिक चार्ज का मतलब ये होता है कि चार्ज रेस्ट में है
एब्सोल्यूट रिलेशन है, चलेगा। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में भी रिलेशन हो सकता है, दोनों मूव करते हुए भी रिलेशन हो सकता है, यदि उनका मोशन सेम डायरेक्शन। ठीक, समझ रहे हो? तीसरा पॉइंट ये है आपका कि ये दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये 10 के पावर -15 मीटर से ज्यादा होना चाहिए। क्यों सर? बच्चों 10 का पावर -15 मीटर को बोलते हैं फर्मी। क्या बोलते हैं? फर्मी। और ये डिस्टेंस आता है कहां पे पता है? न्यूक्लियस में। किसमें आता है? न्यूक्लियस में। आप जानते हैं एक एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसको चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सेल्स में घूमते रहते हैं, तो न्यूक्लियस होता है। जो न्यूक्लियस का रेडियस है, डायमीटर होता है, वो 10 का पावर -15 मीटर के ऑर्डर में होता है। और न्यूक्लियस में आप जानते हो, यदि कोई चार्ज न्यूक्लियस से इतना डिस्टेंस कम आ गया तो उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है, और न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करेगा, यहाँ पे आपका जो कूलम्ब लॉ है वो वैलिड नहीं होगा। तो कूलम्ब लॉ को वैलिड होने के लिए क्या होना चाहिए? इस डिस्टेंस से ज्यादा होना चाहिए दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ दूंगा डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस should be more than 10 to the power -15, जिसको फर्मी मीटर भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब इधर को निकाल, देखते जाओ, समझते जाओ, देखते जाओ, समझते जाओ। अब यहां पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक है कूलम्ब लॉ का, characteristics of Coulomb's law, या कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान समझ रहा है मेरे पास में, एक्स्ट्रा ज्ञान जो आपको होना चाहिए Coulomb's law के बारे में। Coulomb's law में लगने वाला जो फोर्स है उसके बारे में, ये फोर्स के बारे में, ठीक है? बताओ जरा, तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है, ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर इसे मैं बोल सकता हूं कूलम्बिक फोर्स। क्या बोल सकता हूं? कूलम्बिक फोर्स। ये क्या होता है पता है? इज कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स। सर कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? बच्चों 11th क्लास में पढ़े थे कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है और आपका फ्रिक्शन फोर्स आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है, कंजर्वेटिव फोर्स से किया गया बॉन्डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे नहीं। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से किया गया बॉन्डन जो होता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच से जो गया गया है ना, ले गया गया पाथ जो है उस पर डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड करता है, कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। क्लियर है? और नहीं क्लियर है तो ये बात ख्याल रखो, कंजर्वेटिव फोर्स से किया गया बॉन्डन किसी क्लोज पाथ में 0 आता है और नॉन कंजर्वेटिव से क्लोज पाथ में किया गया बॉन्डन नॉन 0 आता है। क्लियर बात? अब भी क्लियर नहीं है तो बच्चों 11th क्लास में जाइए और कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में लेक्चर देखिए, या फिर इंतजार कीजिए, कभी ना कभी मैं डालूंगा लेक्चर। अभी तो मैं डालना स्टार्ट किया, तो आने वाले कल में जरूर डालूंगा ये सब के बारे में। ठीक, फिलहाल मैं ये बोल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब किसी क्लोज पाथ में किया गया बॉन्डन क्या होगा? 0। मतलब कि क्लोज पाथ में जो बॉन्डन होगा किसके द्वारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा, वो हमेशा क्या होगा? 0 होगा। ये बात है बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है इज अ सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स। सर सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है ये दो चार्ज जो है इसके लाइन जॉइनिंग में एक्ट करता है फोर्स, या इधर एक्ट करेगा, इधर या इधर। ये फोर्स इस पे ऐसे नहीं लगा है, ये फोर्स इसमें ऐसे नहीं लगा है, ये गलत है, ऐसा नहीं है। सेंट्रल फोर्स का मतलब ये होता है कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स उसके लाइन जॉइनिंग में एक्ट करेगा, उसके लाइन जॉइनिंग में एक्ट करेगा, मतलब सेंटर पे एक्ट करेगा, इसलिए इसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। और याद रखो इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर बोलो कूलम्ब्स लॉ ओबेस न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड। आप जानते हो ये चार्ज इस चार्ज पे जितना फोर्स लगा है उतना ही ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा। मतलब मान चलो Q1 Q2 पे लगा रहा है 10 न्यूटन, तो Q2 भी Q1 पे लगाएगा 10 न्यूटन, बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो Q1 इसको इधर रिपेल कर रहा है तो Q2 इसको इधर रिपेल करेगा, या फिर
Q1 इसको अपने साइड अट्रैक्ट कर रहा है तो Q2 इसको अपने साइड अट्रैक्ट करेगा, तो डायरेक्शन अपोजिट होगा बट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो जानते हो न्यूटन थर्ड लॉ ये बोलता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो भाई जितना एक्शन होगा उसके अपोजिट रिएक्शन होगा उतना ही फोर्स है। तो कूलम्ब्स लॉ ओबे करता है इसको न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक, कूलम्ब्स लॉ ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ में बोल सकते हो, इसको भी ओबे करता है। साथ ही साथ आप इसको भी बोल सकते हो क्या, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इस लॉ में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है इज मच लार्जर देन या मोर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बट लेस देन न्यूक्लियर फोर्स। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से कहीं ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। क्या यही बात पढ़ोगे इसके बारे में बताओ कि न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, तो न्यूक्लियर फोर्स से ये कम होता है। मतलब पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन है, वो न्यूक्लियर फोर्स है। ठीक है, और सबसे वीक फोर्स ये नहीं बता सकते। ठीक है, वो इंटरनल फोर्स हो सकता है यहाँ पे, बट यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होता है, न्यूक्लियर फोर्स। सबसे वीक कौन होता है इन तीनों में, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ख्याल रखना। ठीक, ओके, अब आगे बताते हैं। आगे क्या है देखो, मेरे को पता है एयर में दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। ठीक है, अब यही पे कोई मीडियम आ जाता है। मीडियम में दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, मीडियम में दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एयर का होता है इसको एप्सिलॉन नॉट नहीं लगाएंगे, ये नॉट लगाया इसको यहाँ पे नहीं लगाऊंगा। ये नॉट किसको दिखा रहा है, एयर को या वैक्यूम को। नॉट हटा दिया क्या हो गया, मीडियम को। और यहाँ पे आ जाएगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। वेयर यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, एप्सिलॉन जो है वो क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी या इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहता है। ठीक है, और यहाँ एप्सिलॉन नॉट आपको पता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इस कारण यहाँ पे एक डेफिनेशन भी आने वाला है क्या, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। भाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है बच्चों, याद रखो, के से डिनोट करते हैं। इसका डेफिनेशन आप खुद लिख लेना, मैं आपको लिख नहीं रहा हूँ, बड़ा टाइम चला जाता है उसमें। तो मैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से डिनोट करूंगा, याद रखो, के से डिनोट करूंगा। आइए होता है ratio of electrostatic force between two point charges in air to the electrostatic force between two point charges in medium। ये रेशियो बताता है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इन एयर और वैक्यूम। और ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इन मीडियम। उसका रेशियो क्या रहेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इन एयर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इन मीडियम। ठीक है, ये फॉर्मूला है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, और एफ मीडियम के नाम निकालोगे, एफ मीडियम में दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, एफ एयर। इसके मान में ले आओ Q1, इसको यहाँ इसको यहाँ, ये मान में आ जाएगा, ये फॉर्मूला भी हो जाएगा। इसका मतलब किसी मीडियम में दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स एयर में लगने वाले फोर्स का k टाइम्स कम होता है, k टाइम्स कम होता है। k से डिवाइड करने से कम हो जाएगा ना, तो कम होगा, ये बात है। ठीक है सर, ओके सर। यहाँ पे कुछ बातें भी आती हैं।
जैसे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे प्लॉट किया, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर या वैक्यूम देखोगे तो 1 होता है। वैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप देखोगे मेटल का देखने में होता है इनफाइनाइट। वैसे आप यहाँ पे याद रख सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर का देखेंगे तो ये लगभग होता है डिग्री। ऐसे याद रख सकते हैं, बहुत कुछ आता है, बहुत सारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है, बट इतना ही आप याद रखो। खासकर मेटल का कितना होता है इन्फिनिटी, एयर का होता है 1, वाटर का होता है डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आता है, इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two charges in air is 10 Newton, then find force between charges in water। तो यहाँ दिया रहेगा आपको वाटर का डायरेक्ट कांस्टेंट कितना है। सॉल्यूशन करोगे तो सबसे पहले मेरे को पता है फोर्स किसमें बताओ, एयर में कितना फोर्स लग रहा है 10 मीटर। तो एयर में 2 चार्ज के बीच में लग रहा है 10 मीटर का फोर्स। डायरेक्टली कांस्टेंट ऑफ वाटर कितना है 80। वाटर पे कितना फोर्स लग रहा है ये पूछा भाई। 2 चार्ज है, 2 चार्ज एयर में, उसमें फोर्स कितना लग रहा है 10 मीटर। अब उन दोनों चार्जों को मैं पानी के अंदर डाल दिया तो वहां पे कितना फोर्स लगेगा। तो मेरे को यहाँ से पता है फॉर्मूला F मीडियम इक्वल टू F एयर बाय P। तो क्या होता है F वाटर में कितना हो जाएगा, F एयर कितना हो जाएगा, K वाटर से F एयर 10 है, ये कितना है 20 है, घटाओ तो कितना है 1/8 या घटाओ 0.125 न्यूटन पाई। क्या तो आप समझ सकते हैं फॉर्मूला किस तरीके से हमारा किया जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसी को और मॉडिफाई किया जा सकता है, किसको, उस फॉर्मूला, किसको, इस फॉर्मूला। कैसे सर, डायरेक्ट कांस्टेंट की ऐसे F एयर आपको पता है यहाँ कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R अपॉन F मीडियम का आपको पता है कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 by R। ठीक है, देखो यहाँ पे Q1 Q2 R स्क्वायर 1/4 पाई से कटा बचेगा K इक्वल टू बचेगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ बचेगा 1 अपॉन एप्सिलॉन। ये रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन। तो यहाँ पे क्या है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये क्या है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर को। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हो, क्या, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या लिखोगे इसको, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस is called dielectric constant, is called dielectric constant। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को यहाँ पे एक और बात बोला जाता है क्या, रिलेटिव परमिटिविटी भी होता है। इट इज आल्सो नोन एज क्या, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब कि मैं K को क्या ले सकता हूँ, K को ले सकता हूँ एप्सिलॉन R। K को डायरेक्ट कांस्टेंट क्या ले सकता हूँ एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R मतलब क्या है, R से रिलेटिव, एप्सिलॉन से परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। और ये इक्वल हो जाएगा इससे बताओ एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि मेरे को एप्सिलॉन निकालना है, एप्सिलॉन निकालना है, जैसे मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R ऐसा, या फिर ऐसा लिख सकता हूँ एप्सिलॉन इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट कैसे K टाइम्स ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों। फिर मैं एक काम करूंगा, इसको वेक्टर फॉर्म का अलग से लेक्चर बना दूंगा। ऐसे में वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे। वीडियो का लेंथ कम ही है तो बढ़िया है, धीरे धीरे पढ़ते हैं, सब चीज समझते हैं। मैं बहुत कुछ कवर अप कर दूंगा पूरे साल भर में। और एग्जाम के टाइम में आप जानते ही हैं, कि आप नहीं जानते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मैं एग्जाम के टाइम में कुछ हेल्प करने वाला हूँ। सबका वर्कआउट बनाता हूँ,
पूरा क्लियर हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन बताएंगे बड़ा इंपॉर्टेंट बताएंगे, एग्जाम में फंसता है। फिलहाल मैं आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पे लेक्चर आया हूँ, ठीक है, और आपको यहाँ पे ये सब चीज क्लियरली समझ में आना चाहिए करके मैं पूरा डिटेल आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया है। इसको अच्छे से पढ़े और समझे, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। यदि वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करने के लिए करा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं ब्रेक के बाद।